हेलो गाइस। तो आज हम फिर से ए टू जेड स्टडी अड्डा पर मॉडल पेपर 2 लेके आए हैं। तो आज हम फिर से इसको छांट छांट कर एलिमिनेट कर कर इन प्रश्नों को हम निचोड़ कर पूरा उत्तर निकालेंगे। तो आज का अपना मॉडल पेपर 2 हम करने वाले हैं। तो चलो गाइस, आगे चलते हैं। ये हमारा पैटर्न कंप्लीशन ये हमारा पैटर्न कंप्लीशन इस पहला पहला जो जेन्युइन में आएगा रीजनिंग में, जो अपना पार्ट आएगा वो आएगा रीजनिंग में पैटर्न कंप्लीशन। मतलब ये अपने को आकृति दी होगी और एक ये खाली होगा, इसके अंदर पूछेगा क्या आएगा। तो इसके अंदर आएगा तो देखेंगे, पहले इसको ऐसे भरेंगे। ए से आपको कहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ए तो ऑप्शन कट, और बी में दिख रहा है तो मतलब ये हो सकता है, बी हो सकता है। और सी में देखें तब सी भी हो सकता है। सी में भी इधर ही मुंह है इसका, इस तरीके का। और अब इसके अंदर भी इसकी तरह एक जैसे ही दिख रहा है तो ये कट जाएगा, बचा बी और सी में देखें तब आगे करेंगे तब इसके अंदर लाइन है लेकिन इसके अंदर ये चौकोर चौकोर बने हैं तो ये भी कट जाएगा, बचा सी करेक्ट आंसर। तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, आपको मैं रीजनिंग कवर करा दूंगा। चलो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और ये भी पेंट्रल कंप्लीशन है, तो आप इसे कमेंट में बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला हो, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं चलो आपको कराता हूँ। पहले ये पूरा रहेगा, ये पूरा करेंगे। ये पूरा सब में हो रहा है ना, इसमें हो रहा है ए हो सकता है, इसमें ए में हो रहा है ए हो सकता है, बी में हो रहा है बी हो सकता है, सी में हो रहा है सी नहीं, ए से ऊपर जाएगा, सी नहीं हो सकता क्योंकि इसका नीचे आ रहा है, लेकिन अपने को जाना ऊपर है, लेकिन इसका नीचे आ रहा है। तो ये तो कट हो गया और ये भी कट हो गया, ये तो बिल्कुल आकृति कट ही है क्योंकि डी में कुछ ऐसा दिख रहा ही नहीं, इस पार्ट जैसा कुछ दिख रहा ही नहीं है, इस पार्ट जैसा। तो अब सी में देखें तब कोई ऐसी लाइन नहीं है बीच के अंदर, ऐसी कोई लाइन नहीं है तो इसको पूरा भरें तब ऐसे, फिर यहाँ क्रॉसिंग ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है? ए में दिख रहा है तो ये करेक्ट आंसर, बी कट, क्योंकि इसके अंदर ऐसी लाइन बीच में दी गई है, ये बी कट। तो अब तीसरे प्रश्न की ओर अब इसको भी हम करेंगे। तो चलो इसको भी, इसकी ओर भी चलते हैं। पहले देखिए इसको हम पूरा करेंगे, इस पैटर्न को इस तरीके से पूरा कर लिया है। इस तरीके के बाद में हम इस लाइन को पूरा करेंगे। क्या ऐसा कहीं दिख रहा है आपको? हाँ, ए में दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा है। बी में यह पूरी होनी चाहिए थी लेकिन ये गलत। और सी में दिख रहा है, ऐसी लाइन पूरी दिख रही है लेकिन ये नहीं दिख रहा है ना, ये तो ये भी कट, इसके अंदर तो दिख ही नहीं है क्योंकि लाइन लाइन ऐसे चाहिए, लाइन ऐसे टेढ़ी चाहिए और ये तो ऐसे आ रही है, मतलब ये कट हो गई, बिल्कुल नहीं। तो बचा ए आंसर। ये हमने एलिमिनेट विधि से बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको कर डाला है। अब इसका आंसर ए। अब चलते हैं एक और पर्सन, ये भी पैटर्न कंप्लीशन है। इसको देखें तब बोल रहा है इस जगह क्या आएगा, इस जगह पे क्या आएगा, ठीक है? तो इस जगह पे देखो, तो इसको करें तब हम, तो अब इसको जो आप कमेंट में बताइए इसका उत्तर क्या आएगा, ये आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में बताएं। कमेंट में बताएं, इस प्रश्न को आप कमेंट में बताएंगे, इसका आंसर क्या आएगा, इसको आप कमेंट में बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ये,
चलो इसकी ओर चलते हैं। अब आया है फिगर सीरीज कंप्लीशन, मतलब इस श्रेणी क्रम आया है। बोल रहा है कि ये इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा। तो हम देखें, तब इसने पूरा 180 डिग्री घुमाया है। इसने ये ऐसी तीर थी, इसको 180 डिग्री घुमाया है, 180 डिग्री घुमाया है। और वो किस में घुमाया है, वामावर्त दिशा में 180 डिग्री घुमाया है। और फिर से वामावर्त दिशा में 180 डिग्री ऐसे घुमाया है। तो अब बोल रहा है क्या आएगा, तो अब क्या आएगा, इस तरीके से कोई आकृति। आंसर ये होना चाहिए, क्या इस तरीके से कोई आपको दिख रही है आकृति। हाँ दिख रही है, ए तो डी दिख रही है, बी दिख रही है, सी नहीं दिख रही है, डी नहीं दिख रही है। बच्चा बी आंसर, बी करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं 20% की ओर। ये फिर फिगर सीरीज कंप्लीशन है, मतलब श्रेणी क्रम है। तो इसको भी हम एलिमिनेट विधि से करते हैं। चलो इसको भी देखते हैं। पहले इसको ऐसे घुमाया, फिर इसको भी नहीं, हाँ ना ऐसे घुमाया है क्या, थोड़ा सा ये अटपटा पर्सन है, थोड़ा सा ये भी अटपटा है। पहले इधर से एक बार घुमाया होगा, फिर इधर से 2 बार घुमाया, फिर इधर से 1 बार घुमाया, फिर 2 बार घुमाएंगे, तब उत्तर ऐसे तो नहीं हो रहा है, ऐसे तो नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर, आपको कुछ ऑप्शन पहले देखते हैं। ऑप्शन में आप देखें, अगर पर्सन आपने को समझ में नहीं आ रहा तो ऑप्शन देखें। ऑप्शन क्या, इन आकृतियों जैसे हैं, दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक त्रिभुज जो है वो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर दूसरी लाइन भी आ गई, तो ये तो कट हो गया। मतलब हमने एलिमिनेट विधि से एक को तो कट कर दिया बिना समझे। और अब देखें तो फिर से ये होगा नहीं, क्योंकि श्रेणी क्रम में उसके बाद हर बार बदलती रहती है आकृति, तो ये इसकी जैसी है, ये भी कट गया। अब बचा बी और सी। आप देखें तो इनमें इसके जैसी आकृति दिख रही है ना, तो ये जब घूमेगा तो इसकी तरह ही आएगा। इसकी तरह आपको किस में दिख रहा है, इसकी तरह आपको सी में दिख रहा है, तो सी करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमने इसको भी कर दिया एलिमिनेट विधि से। चलो चलते हैं आगे। अगला पर्सन श्रेणी क्रम, तो इसको करेंगे। तब पहले इसने इससे घुमाया, दक्षिणावर्त इसने 90 डिग्री घुमाया है। नब्बे डिग्री घुमाया है, इसने दक्षिणावर्त 90 डिग्री घुमाया है। तो इसने इस तरह ऐसे पलटाया है, इस तरह ऐसे पलटाया, फिर से इसने इस तरह पलटाया, अब ये इस तरह पलटाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। ये आकृति बनेगी इस तरीके से। इस तरीके से आपको किस में दिख रही है, ए में नहीं दिख रही है तो ए कट, और बी में क्या दिख रही है, बी में भी नहीं दिख रही है तो ये भी कट। अब डी में आपको दिख रही है और लेकिन डी में भी नहीं दिख रही है, तो हमने फिर से एलिमिनेट विधि से इसको भी कर दिया, इसको भी निचोड़ के हमने पूरा इसको कर दिया है। अब चलते हैं अगले पर्सन की ओर। अब आया है क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, जिसके अंदर मतलब ज्यामितीय आकृति है, ज्यामितीय आकृति जिसके अंदर त्रिभुज, वर्ग और वृत्त दिया जाएगा, उसको पूरा करना पड़ेगा। तो ये क्या वर्ग बन रहा है ना, तो ये वर्ग बन रहा है, तो इसको पूरा करेंगे। ये आकृति आपको कहाँ दिख रही है, ये आकृति नहीं, ये नहीं, रुको तो इस तरीके से पूरा कर रहा है, तो इस तरीके से पूरा कर रहा था। तो अब आपको कौन सी आकृति दिख रही है, डी तो नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सीधी है, लेकिन ये तिरछी है, तो इसीलिए ये कट जाएगी। और ये ऊपर है तो ये भी कट जाएगी, क्योंकि सिरा इसका नीचे आना चाहिए था, ये भी कट गई है। और इसमें डाउट है, लेकिन ये बीच में बोल रहा है, लेकिन ये सबसे लास्ट में इस यहाँ पे बोल रहा है, तो ये भी कट जाएगा और बचा है ए आंसर।
रुको, तो अब चलते हैं अगले पर्सन की ओर। अब ये फिर से इसके अंदर ये पर्सन आया है, मतलब इसको देखना ही है कि इसको पूरा करना है सी स्पैन की ओर, फिर सी स्पैन की मदद से फिर इसको देखना है इसके अंदर क्या आया है। तो पहले इसको पूरा करते हैं। ये कर दिया है, हमने कर दिया इसको पूरा। अब आपको ये आकृति कहाँ दिख रही है? ये तो होगा नहीं क्योंकि ये इस इधर है, लेकिन अपने को इधर चाहिए, तो ये तो होगी नहीं, ये भी होगी नहीं, ये नीचे की तरफ है कि जो ये टूटी हुई भाग है ये नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है। बचा डी, डी आंसर। अब चलते हैं अगले पर्सन की ओर, और अब इसको पूरा करेंगे तब ये भी कोई वर्ग ही बन रहा है। तो इसका पूरा किया तब ये आकृति आपको कहाँ दिख रही है? ये आकृति आपको कहाँ दिख रही है? इसको, ये आकृति बहुत बहुत चौड़ी है लेकिन ये बहुत छोटी है, ये भी कट हो गया। और इसके अंदर ये भाग जो है ये बहुत बड़ा है, ये भी कट हो गया। और इसमें देखें तब ये बहुत मोटा है, इस साइड वाला जो भाग है ये बहुत मोटा है, तो ये भी कट हो गया। बचा डी, डी आंसर। इसको भी हमने एलिमेंट डी से कर दिया है। अब अगले पर्सन की ओर चलते हैं। अब ये पर्सन, इसको भी इसी तरह ही करना है, तो चलो इसको भी पूरा कर दें। तो इसका पूरा किया तब अपने क्या दिख रही है? जब इधर साइड इनका टुकड़ा है तो ये सब दिख रही है। अगर हम थोड़ा सोचें तब ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा मुड़ा हुआ है, यहाँ से तो ये तो होगा नहीं, बी तो कट गया मतलब। और सी में इसके अंदर ये यहाँ तक जो है यहाँ से ऐसे पूरा सीधा मुड़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर छोटा सा बना हुआ है, तो ये डी भी कट गया। अब ए और सी में से कोई एक उत्तर है, तो इसे देखें तब यहाँ से ये बहुत बड़ा इधर से बन रहा है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा है नहीं, तो ये आंसर होगा ए, सी कट। अब ए आंसर हो गया। फिर से हमने इनको एलिमेंट डी से सब कर सकते हैं हम। अब आया है वाटर एंड मिरर इमेज। वाटर एंड मिरर इमेज मतलब ये जो है लिखा हुआ है कून, KOON। इसको जब हम दर्पण में देखेंगे तब ये कैसे दिखेगा? तो इसको हम ऐसे पलटाएंगे तभी दिखेगा ये के इस तरीके से आपको कहीं दिख रहा है? ये तो होगा नहीं क्योंकि इसका के का मुंह उधर है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, एन ही इधर है, तो ये भी कट जाएगा। बचा ये और ये। ओ को जब हम पलटाएंगे तब उसके जैसा ही रहेगा, ओ को ऐसे ही रहेगा। और फिर से एन ऐसे होता है, तो इसको पलटाएंगे तब ये ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे आपको कहाँ दिख रहा है? इस तरीके की आकृति, इस तरीके की। ये तो होगी नहीं क्योंकि एन पूरा लिखा हुआ है, ये होगा बी आंसर। अब फिर से अब इसको हमने दर्पण में करना है। अगर ये नीचे मिरर होती है XY वाली तो हम दर्पण मानते हैं, लेकिन इसके अंदर इधर साइड है तो ये मिरर इमेज बनेगी। तो मिरर इमेज P ऐसे मुड़ेंगे तब तारा का तारा ही रहेगा। तारा उल्टा कहीं दिख रहा है आपको? इसमें तो उल्टा दिख रहा है, इसमें भी उल्टा दिख रहा है। तो C और D तो पहले ही कट गए, C और D पहले ही कट गए। अब है 1 और 2, ए और बी में देखें तब गुणा इधर आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा। ये गुणा है जो ये इधर आ जाएगा और प्लस इधर जाएगा, तो गुणा इधर आ गया, प्लस इधर आ गया, लेकिन यहाँ प्लस है तो ए आंसर, बी कट, क्योंकि इसके अंदर प्लस का प्लस ही रहा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और तब इसको करें तब ये खाली पार्ट इधर आ जाएगा। सबसे पहले वाला ये इधर आ जाएगा। खाली पार्ट आपको इधर साइड किस में दिख रहा है? ये दिख रहा है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी, लेकिन डी नहीं होगा। डी के अंदर खाली पार्ट मैंने बोला था उधर होगा, लेकिन इसके अंदर है नहीं, तो ये कट हो गया। अब इसको ये इधर आ जाएगा, ये भरा हुआ पार्ट है ना जो ये इधर ऐसे भरा हुआ है ना, ये इधर आ जाएगा। तो ये भरा हुआ इसके अंदर है नहीं क्योंकि ये सीधी लाइन है, लेकिन ये ऐसे सीधी लाइन है। हाँ, ये सीधी लाइन है, सीधी।
तो ये तो कट हो गया, इसमें है, इसमें भी कट, तो बचा बी, बी आंसर। और हम फिर से अगले प्रश्न की ओर चलें। तो अब इसको पलटाएंगे तब ऐसे बनेगा, ये जो है बीच वाला ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बने, ऐसे ही ऐसे रहेगा। जो इसको पलटा है या ऊंधा करेंगे, मतलब इसको उल्टा करेंगे तब ऐसे बनेगा। ये इसका दर्पण में ऐसा ही रहेगा। तो अब ये आकृति आपको कहाँ दिख रही है? ये आकृति ए में ही दिख रही है, बी में नहीं दिख रही है, सी में नहीं दिख रही है, डी में नहीं दिख रही है, डी में भी दिख रही है ना? हाँ, डी में दिख रही है। कर डी में, लेकिन आपको मैंने बोला था कि ये मेरे ये जो मुंह है ना, इसको वो नीचे उल्टा कर दिया है, मतलब वो जल बना दिया है, तो ये भी कट जाएगा। बचा है ए आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये हमारा एमडेड फिगर आकृति, मतलब ये कहाँ छुपा हुआ है? छिपी हुई आकृति, छिपी हुई आकृति बोल रहा है। ये हमारा रीजनिंग का लास्ट जो है पार्ट है। अब इसको हम करेंगे तब ये कहाँ छुपा हुआ दिख रहा है आपको? इसमें दिख रहा है ना, ये देखो, ये दिख रही है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, मतलब बी में ही दिख रहा है, बाकी में दिख रहा ही नहीं है, तो बी आंसर। बाकी में कोई दिख रहा ही नहीं है, बाकी में कोई दिख रहा ही नहीं है, तो बच्चा ये बी आंसर। अब इसको देखें तब ये आपको कहाँ दिख रहा है? इसके अंदर तो दिख रहा ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये गोला के बीच में आता तब दिखता था, लेकिन ये इसके अंदर बीच में इधर साइड से लाइन है, तो ये कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि इसमें भी इधर साइड से, इसमें गोला ही टेढ़ा हुआ है, इसमें गोला टेढ़ा, गोला इसमें सीधा भी है, ये दिख रहा है गोला, ये लाइन, डी आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोल रहे अब इसको आप ढूंढिए, इसको हम ढूंढ रहे हैं, तब ये आपको कहाँ दिख रही है? यहाँ दिख रही है ना, ये देखो, ये गोला हो गया और ये बीच में से एक लाइन हो गई, तो यहीं दिख रही है ना, ये आकृति यहीं दिख रही है, तो सी आंसर। इसमें नहीं दिख रही है, इसमें नहीं दिख रही है, इसमें नहीं दिख रही, इसमें भी दिख रही है क्या? लेकिन ये छोटी बहुत है, यहाँ से ये लाइन छोटी है, इसीलिए ये भी कट है, लेकिन इसके अंदर बीच में लाइन नहीं है, तो बचा सी आंसर। अब बोल रहा है इस पर्सन को आप ढूंढिए, तो इस पर्सन को हम ढूंढे हैं, तब ये आप कहाँ दिख रहा है? ये क्या यहाँ दिख रही है? यहाँ नहीं, रुको, यहाँ दिख रही है ना, ये दिख रही है, तो मतलब यही आंसर हो गया ए। बाकी में कहीं दिख रही नहीं है, नहीं, हाँ, बाकी में कहीं दिख रही नहीं है। इसमें देखें, कोई बोलेंगे कि इसमें दिख रही है, लेकिन ये बीच में है, इसके अंदर लास्ट में ये दिख रहा है, इसके अंदर ये लास्ट में है, तो ये आंसर ये कहाँ गया? ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जीके अब आपको आईटी सर बताएंगे। थैंक यू छोटू। हमारे लिटिल मास्टर ने आपको रीजनिंग का निचोड़ बता दिया एलिमिनेट विधि से, बहुत ही शानदार। इस बार जो टॉपिक के 5 पार्ट्स रहे हैं उनको उस बच्चे ने बहुत शानदार तरीके से बताया है, आप इसको एक बार अवश्य देखिएगा। अब अपना है ईवीएस। इस बार जो मेजर चेंज हुआ है कि रीजनिंग के 40 प्रश्नों में से 20% कट कर करके आपको ईवीएस का ब्रॉड एक सिलेबस दे दिया है, तो ईवीएस अपने को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। चलिए, पौधे अपना भोजन बनाने के
प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौधे अपना भोजन जो बनाते हैं वो किससे बनाते हैं बेटा? प्रकाश संश्लेषण से, श्वसन से, पाचन से, वाष्पीकरण से। तो इसका जो राइट आंसर बैठना चाहिए वो क्या बैठना चाहिए बेटा? प्रकाश संश्लेषण। पौधों में जल का परिवहन, जल संचार मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? जल संचार किस द्वारा होता है? छाल, मूल, रोम, फ्लोएम, जाइलम। स्पीकर। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? जल है, प्लास्टिक है, कांच है, सीमेंट है। कौन सा है प्राकृतिक संसाधन? प्लास्टिक, कांच, सीमेंट नहीं है, जल है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है बेटा? ऑक्सीजन की मात्रा 21%। कितनी होती है? 21%। पृथ्वी का सबसे बड़ा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है इनमें से? वन, तालाब, बगीचा, खेत। कौन सा होगा? वन। कौन सा जीव जल और स्थल दोनों पर रह सकता है? जिसको उभयचर बोलते हैं, मेढक। कौन सा है बेटा? मेढक। रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? रक्त संचार। कौन सा है? फेफड़ा। सांस लेने में मुख्य रूप से कौन सी गैस शरीर में जाती है? जब सांस अपन लेते हैं तो कौन सी गैस शरीर में जाती है? ऑक्सीजन। कौन सी जाती है? ऑक्सीजन जाती है बेटा। अगला है, भोजन को चबाने का कार्य किस अंग से होता है? चबाना तो दांतों से स्टार्ट होता है। संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए? संतुलित आहार विभिन्न पौष्टिक तत्व होने चाहिए ना। तो विभिन्न पोषक तत्व, केवल वसा, केवल चीनी, केवल पानी, ये तो नहीं होगा, यानी सभी पोषक तत्व उसमें होने चाहिए। कचरे को कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? कम उपयोग और पुनः उपयोग, अधिक प्लास्टिक उपयोग, कचरा जलाना या कचरा नदी में डालना? बताइए बेटा। कचरे को कम करने के लिए अधिक प्लास्टिक उपयोग नहीं होगा, कचरे का कम उपयोग और पुनः उपयोग, रीसाइकिल, उसका रीयूज करो तो कचरा कम होगा, वेस्टेज ज़्यादा नहीं होगा। तो ये इसका ऑप्शन जो है वो ए राइट इज बैठ रहा है। ओजोन परत हमें मुख्यतः किससे बचाती है? ओजोन जो परत है वो हमारे को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सामान्यतः किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाना, सेल्सियस, किलोग्राम, मीटर। बताइए। मीटर दूरी का मापक है, किलोग्राम वजन का है, सेल्सियस तापमान का है, और रिक्टर पैमाना जो है या रिक्टर स्केल जो है वो इसका भूकंप का पैमाना है, भूकंप। और इसकी भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है बेटा? भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है ना? मैं क्या बता दूं? भूकंप की तीव्रता मापक यंत्र कौन सा होगा? भूकंप की तीव्रता मापक यंत्र कौन सा होगा बेटा? तो यंत्र जो है वो कौन सा है? सिस्मोग्राफ। हाँ, सिस्मोग्राफ से इसकी तीव्रता मापी जाती है, और इसकी तीव्रता का पैमाना जो है वो है रिक्टर पैमाना या रिक्टर स्केल। अगला है, फसल उगाने के लिए मिट्टी की जुताई क्यों की जाती है? जब फसल उगाने से पूर्व अपन मिट्टी की जुताई करते हैं वो क्यों करते हैं बेटा? मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए, या पानी को हटाने के लिए, बीज सुखाने के लिए, या फसल काटने के लिए? फसल काटना तो बाद में होता है, हैं? सही है कि नहीं है? और बीज सुखाने के लिए क्यों करेंगे भाई? बीज तो बाद में डालते हैं ना अपन। पानी हटाने के लिए ये भी नहीं है,
और मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए, है ना। अगला, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा? सूर्य होगा। वनों का एक प्रमुख लाभ क्या है? वनों का प्रमुख लाभ क्या है? मिट्टी और जैव विविधता की रक्षा, प्रदूषण बढ़ाना, जल कम करना, तापमान बढ़ाना। क्या है बेटा? मिट्टी और जैव विविधता की रक्षा, यही होगा ना। वन ज्यादा होंगे तो। स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है? स्वच्छ पेयजल अपन को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? जल को छानना और उबालना, कचरा मिलाना, खुला छोड़ना, मिट्टी डालना। तो पॉजिटिव ऑप्शन ए इज द राइट। मानव शरीर में भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? मानव शरीर जब भोजन अपन ग्रहण करते हैं तो मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, 7 प्रकार के जो हैं खनिज, लवण वगैरह, उनका अवशोषण कहाँ होता है? मुख्य पोषक तत्वों का अवशोषण इसमें पूछा है। भोजन पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्यतः यानी बड़े पैमाने पर कहाँ होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसनी, मुंह। तो ये है छोटी आंत, और बाकी जो जल एक बचता है वो बड़ी आंत शोष लेती है। अब अपने ईवीएस यहीं कंप्लीट हो गया। अब अपन आ गए हैं मैथ्स के सवालों पे। मैथ्स के सवाल जो हैं वो वैसे की वैसे हैं, 41 से 60 तक, यानी 20%। कितने समय में 4,250 रुपये 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5,610 हो जाएंगे? बताइए बेटा इसका आंसर। इसको कैसे करेंगे? यानी कि ये एसआई वाले टॉपिक से, साधारण ब्याज वाले से लिया गया है। तो कितने समय में, यानी समय अपने को ज्ञात करना है। मूलधन ये कितने समय में, ये 4250 अपना मूलधन है, प्रिंसिपल है। क्या है बेटा? ये प्रिंसिपल है या मूलधन है? अरे ये है 4250 रुपये, है ना। और वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 8% दर है, तो रेट कितनी दी है बेटा? 5% वार्षिक दी है। और कितने समय में, तो टाइम अपने को ज्ञात करना है। और वो जो दिया है हो जाएंगे, यानी ये अपन वापस में चुकाने होंगे। तो ये अमाउंट है बेटा, ऐसा ही अपने को है नहीं, अभी पता नहीं है। तो ये अमाउंट जो है वो 5 चीज़ें होती हैं बेटा। अमाउंट है 5,610 रुपये, यानी अपन ने 4250 रुपये लिए, 5,610 रुपये चुकाए। तो इसमें से जो बीच का गैप है वो ऐसा ही है, ब्याज है। तो इसमें से 4250 घटा दोगे, क्या करोगे? यहाँ 5 में से दोगे 3, यहाँ 5 में 4 गए, यानी 1360 रुपये का आपका ऐसा ही है। ऐसा ही कितना है बेटा? 1360 रुपये का आपने ब्याज भरा है। अब एसआई का सूत्र क्या होता है बेटा? एसआई का सूत्र होता है, एसआई का सूत्र क्या होता है? मैं तुमको बता दूं, PRT/100, PRT/100। अब जब अपने को ये एसआई तो पड़ा है, अपने को ज्ञात करना है टी, तो टी ज्ञात करना है तो ये ऊपर चले जाएंगे क्रॉस में और वो दोनों नीचे आएंगे। तो जब टी ज्ञात करना है तो आप लिखोगे टी बराबर, क्या लिखोगे? टी बराबर SI इंटू 100, SI इंटू 100 बटा जो ऊपर 2 बच रहे हैं P इंटू R, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट। अब इस सूत्र में अपन इनको बिठा देंगे। जैसे SI कितना है? 1360 इंटू 100, और प्रिंसिपल कितना है अपना? 4250, और रेट कितनी है? 5%। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो, ये 5 2 बार कट जाएगा। ठीक है, अब इसको 5 से काट लें। 5 8 40,
और 2 पचम 25, ये भी 5 से कट रहा है क्या? 5 दूनी 10, 3 36, 5 7 35, 1 10, 5 दूनी 10, ठीक है, 272। सही बैठ रहा है क्या? अब कैसे होगा बताओ? 2 दूनी 4, 2 7 14, ये तो पूरा कट नहीं रहा है। और यहाँ 1 नहीं है, 11 में 5 गए तो 6, और यहाँ बचे 5, 5 में से 2 गए तो 3, और यहाँ है 1360, सही है ना? 1360 इंटू 100 बटे 50 में 5, एक बार 2 काट लेते हैं। तेरह 60 इंटू 100 बटे 4250 इंटू 5। इस जीरो से ये जीरो काट लो, ये 20 बार जाएगा, ठीक है। अब ये 5 का 4 और ये 500, 8 है 40, 2 पचम 25, ठीक है। अब ये तो प्रश्न मिसमैच है क्या? 4 छक्के 24, हाथ में 2, ओहो रेट 8% है बेटा, यहाँ मिस्टेक कर रखी ना अपन ने। रेट 8% है, 5% का की लगाई है अपन ने। चलिए यही तो मिस्टेक हो गई थी, रेट 8% लगानी है। मैंने कहा कट क्यों नहीं रहा? चलिए वापस देखिए, 1360 इंटू 100 बटे 4250 इंटू 8। अब देखिएगा इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा बेटा। अब ये कैसे कटेगा? 5 से काटते इसको, 5 8 40, 5 8 40, 55 25, और ये कैसे कटेगा? 5 से 20 बार, ठीक है। अब ये और कटेगा 5 से 4 बार, ये कटेगा 1 और 5 7 35, 17 85 होते हैं ना। अब ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है। ये कट जाएगा 2 छक 12, 1 16, 2 8 16। अब 17 चौक 68, ऊपर बचा 68, नीचे है 17, तो 17 चौके 68, यानी टाइम कितना आया बेटा? 4 वर्ष आया, बिल्कुल यही था। अपन ने यहाँ थोड़ी सी 5% लगा ली, जबकि ये रेट 8% थी। इस प्रकार से प्रश्न को थोड़ा समझते हुए लेना है। अगला प्रश्न देखिए, एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध चाहिए तो ड्रम की धारिता बताइए। ऐसे ही बेहतर कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल A to Z स्टडी अड्डा पर विजिट करें। वहाँ पर आपको शानदार ट्रिक्स और शानदार टिप्स के साथ पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाया जा रहा है। एक ड्रम बोल रहा है बेटा 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है, यानी कि ये मान लो ड्रम है। इस प्रश्न को अपन कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ये कोई ड्रम है, इसका 1/5 भाग ऊपर से डालेंगे तो ये यही भरेगा, नीचे आ जाएगा। अब ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग और ये 5वां भाग, कुल 5 भाग हैं। 1 2 3 4 5 भाग हैं। एक भाग भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर चाहिए। अब बेटा ये पूरा भरने के लिए यानी ये 4 भाग हैं, ऊपर कितने हैं? 1 2 3 4। इन 4 भागों को भरने के लिए अपने को 28 लीटर चाहिए, यानी 4 भाग बराबर है 28 के।
तो 1 भाग कितने के होगा, 4 का भाग दे दो, 4 सते 28। जब 1 भाग का 7 है तो ड्रम की धारिता क्या बोलता है पूरे ड्रम में कितने जो लीटर है वो दूध आएगा या कितने लीटर उसमें आएगा। तो जब 1 का 7 है तो 5 का 7 म्हणजे 35 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 म्हणजे 35 लीटर जो है वो इसकी धारिता हो जाएगी। अगला प्रश्न बेटा देखिए, एक परीक्षा में कर्ण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 हैं तो ईशा के प्राप्तांक क्या हैं। जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो बच्चे एक्स यूँ मान लेते हैं और उसमें टाइम वेस्टेज हो जाता है, जबकि अपने को ऐसा नहीं करना है। अपने को ऑप्शन पे चलना है। ऑप्शन ज़्यादा किस पे चलना है, बी या सी पे, वो भी सी पे। तो सी पहले रख के देखो, ये भी उनमें से नहीं सेटिस्फाइड होते हो तो फिर अगले ऑप्शन पे कोशिश करो। तो अपन चलो सी ऑप्शन ले लेते हैं। मान लो परीक्षा में कर्ण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, कर्ण ने अधिक प्राप्त किए भावना से, तो तुलना किससे हो रही, भावना से। तो अपन ने मान लो लिख दिया भावना जो है, भावना के अपन ने ऑप्शन में मान लिए 55 है, भावना के 55 है। तो कर्ण ने कितने प्राप्त किए बेटा, 10 अंक अधिक, यानी कितने प्राप्त किए, 65। कितने प्राप्त किए, 65 प्राप्त किए। ईशा ने भावना से 5 कम प्राप्त किए, ईशा ने भावना से कम प्राप्त किए, तो ईशा के कितने हो जाएंगे भाई, इससे तुलना कर रहा कम तो 50 हो जाएंगे। अब तीनों को मिला लो, क्या 170 हो रहे हैं, 5 5 10 0 हाथ में 1, ये तो हो रहे। तो ईशा के प्राप्तांक क्या हैं, तो ईशा के प्राप्तांक पूछा है, तो ईशा के प्राप्तांक कितने हैं, 50। सीधी सी बात है ना। इस प्रकार से तुलना करके देख लेना। अब है 3 घंटियां क्रमशः 12 मिनट, 5 मिनट तथा 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो फिर वे कब एक साथ बजेंगी, घंटियों का हो या इस प्रकार से कुछ ऐसा प्रश्न हो, एक साथ बजी बाद में कब बजेंगी। तो ये प्रश्न किस टॉपिक से होता है बेटा, ये होता है एलसीएम टॉपिक से। किस टॉपिक से होता है, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 12, 15 और 18 का आप एलसीएम ले लीजिए। ये मिनटों में है, जो भी टाइम आएगा वो बाद में आपको बता दिया जाएगा, 9 बजे के बाद में उसमें ऐड कर देना। तो 12, 15, 18 का आप एलसीएम ले लीजिए। ऐसे ले लेंगे, ये 6, ये 15, ये 9, फिर ले लेंगे 2, 3, 15, 9, फिर 3 का जाएगा 1, 3, फिर 3 का 1, 1, 5, फिर 5 का जाएगा 1, 1, 1 हो गया ये, ठीक है। अब देखिए पहले 5 को 2 से करके देख लिए, 5 दूनी 10, अब 10 दूनी 20, 20 दिए 60, 60 दिए 36, 18, 180, 180 हो गया ना। देख लीजिए 5 दिए 15, ये देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60 और 60 दिया 180। अब 180 मिनट का घंटे बना लो, 180 मिनट का घंटे बना लो तो ये 0 0 6 3 18, 3 घंटे कितने हो जाएंगे बेटा, 3 घंटे। अब 9 बजे ये बजी है, प्रातः में सुबह में 9 बजे बजी है, तब 3 घंटे बाद दोबारा कब बजेगी, 12 बजे दोपहर। कब बजेगी ये, 12 बजे दोपहर जो है उसका राइट आंसर बैठेगा। अगला प्रश्न है बेटा 3/4 का दशमलव रूप क्या है। 3/4 का दशमलव रूप पूछेगा तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यानी 3 में 4, 4 में से 3 है ना, तो इसमें भाग दे दो, तो नहीं जा रहा है तो 0 दशमलव यहाँ 30 बैठ जाएगा, क्या बैठ जाएगा यहाँ, ये आपके 30 हो जाएगा। अब 4 सत्ते 28,
0.7 देख लो, आगे करने की कोशिश ही मत करो। 0.7 ऑप्शन ए में है। अगला है, देखिएगा, दिया है कि 4015 भागे 11, ये भागे दिया है बेटा, भागे 11 है बराबर 365। तो 40.15 भागे 1.1 बराबर क्या है, ये आपको तुलना करके बतानी है। इसमें सबसे पहले तो आप ये भूल जाओ कि दशमलव का पूछता है, तो आप 40 ही समझ लो इसको। यहाँ 40 में भाग देंगे 1 का, दशमलव वाले अपने को एक बार छोड़ देने, 1 का भाग देंगे 40 में, तो 1 40 ही रहेगा। अब 40 के नज़दीक रहेगा कुछ, तो इसमें देखो 40 के नज़दीक ये 36.5 है, ये 3.65 है, तो 3.65 तो कहीं होगा ही नहीं। ये 0 पॉइंट है तो ये भी नहीं है, ये 0.0 है तो ये भी उल्टा, तो यानी 36.5 यही जो है वो आपका आंसर बैठ जाएगा, जिसमें करने की ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की इसमें न सोचें। अब प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है। ये प्रश्न जो है प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। अब बड़ा अभाज्य संख्याओं से प्रश्न हर बार पिछले पेपर्स का ट्रेंड हमने देखा है, तो अभाज्य संख्याओं से प्रश्न निर्माण हुआ है पेपर में। तो वो किस प्रकार से पूछते हैं, जैसे 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं बेटा, 25। और 1 से 50 तक में पूछे तो 1 से 50 तक में 15 है, और 51 से 100 तक पूछेगा तो 10 हैं। ये जो है इस प्रकार से आंकड़े हैं। तो ये प्रथम 10 पूछा है, तो प्रथम 10 यानी 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है, इस प्रकार से आती है। तो ठीक है, ये हो गई। अब ये पूरा अभाज्य संख्या का गुणनफल में, अब देखो गुणनफल इसमें 5 और 2 आता है, 5 दूनी 10, 10 का मतलब इकाई अंक 0 यही हो गया। तो आगे कितने भी संख्याओं ले लो, क्योंकि अपने को इकाई चाहिए, तो 0 ही मान इसका आएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही ये बात। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है बेटा कि 25% का भिन्न रूप क्या है। प्रतिशत हटा 100 हटा है, तो 25% का भिन्न रूप 25 बटे का 100। अब 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी 1/4। ये जो बच्चे इस प्रकार से इसको ट्राई कर लेना। 2:3 के अनुपात में पहली संख्या 10 है, 2:3 के अनुपात में पहली संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी 2 की वैल्यू जो बताई है वो 10 बताई है, तो दूसरी संख्या की वैल्यू क्या होगी, तो 2 की 10 है, यानी 2 का मान 10 है, तो 1 का मान 5, 1 का मान 5, 3 का मान 15। ये कोई प्रश्न थोड़ी है, इजी लड्डू सा प्रश्न है। अगला भी प्रश्न देखिए, यदि 5 पेन की कीमत 50 रुपये है, यूनिटरी मेथड वाला एक नियम वाला 5 पेन की कीमत 50 रुपये है, तो बेटा 1 पेन की कीमत क्या है, 5 की 50, 1 की 5, 2.5 50, 10 रुपये। कुछ प्रश्न बहुत इजी दिए। अगला है, दिया है कि ये प्रश्न 2 बार एंटर हो गया, 2.5 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होंगे। 2.5 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 पॉइंट में 250, 250 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। हाँ, ये प्रश्न बहुत शानदार है। संपूरक कोणों का योग कितना होता है, संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री या 60 डिग्री। इसमें बेटा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताते चलूं, जैसे एक होता है आपके पूरक कोण,
क्या होता है, पूरक कोण, और एक होता है, दूसरा होता है जो है समपूरक कोण। समपूरक कोण, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पूरक कोण यानी दो कोणों का मान, दो कोण, एक कोण आपको दे देगा, दूसरे कोण का पूछेगा कि इसका पूरक कोण बताओ, तो दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, और संपूरक में वैसे ही दो कोणों का मान 180 डिग्री हो। अब ये इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा, मान लो आपको पूरक कोण का पूछेगा, तो पूछेगा यदि 60 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो अपने को पूरक कोण तो योग 90 डिग्री चाहिए, तो आप यहाँ क्या लग लोगे, बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। 90 करना है, 85 डिग्री का पूरक कोण पूछेगा तो 5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार और संपूरक 180 डिग्री पूछ लेगा, 180 डिग्री कर देना दोनों का, जो भी एक दिया होगा दूसरा इसमें 180 डिग्री तक कर लेना कैलकुलेट। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, वर्ग की एक भुजा 6 सेमी है, उसका परिमाप क्या होगा। वर्ग की बेटा चारों भुजाएं एक समान होती हैं, ये 6 है तो ये भी 6 है, ये भी 6, ये भी 6, यानी 6 × 4 24 सेमी हो जाएगा। आयत की लंबाई 8 सेमी है और चौड़ाई 5 सेमी है, क्षेत्रफल कितना होगा। आयत की लंबाई ये 8 सेमी 5 सेमी, ये 8 है तो ये भी 8, ये भी 8, ये तो परिमाप होगा, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल दोनों से गुणा कर लो, तो 8 × 5 = 40 सेमी स्क्वायर। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। हाँ बेटा, पहले था अभाज्य संख्या, अब आ गया भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी जिसके दो ही गुणनखंड होंगे, है ना, एक तो एक और एक संख्या स्वयं, और लेकिन भाज्य संख्या जो होती है उसका कोई तीसरा गुणनखंड भी हो जाएगा, तीसरा गुणनखंड होते ही वो भाज्य संख्या हो जाएगी। तो पूछ रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, बताइए बेटा कौन सी है। 2 है, 4 है, 3 है, 0 है। दो नहीं है, दो अभाज्य संख्या है क्योंकि इसका कोई तीसरा फैक्टर नहीं बन रहा है, इसमें एक का भाग जाएगा, 2 का जाएगा और किसी का नहीं जा रहा है। 3 भी नहीं है बेटा, 0 तो है नहीं है जी। 4 में क्यों है, क्योंकि 1 का जाएगा, 2 का जाएगा और 4 स्वयं का जाएगा, यानी तीसरा गुणनखंड होते ही वो भाज्य संख्या में आएगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है ना। अगला 36 और 48 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को दोनों को काट दे, दोनों में भाग चला जाए, ऐसी बड़ी संख्या। तो हम इन दोनों से हमसे छोटी संख्या पे आते हैं। क्या 36 का भाग 48 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 36 के जो फैक्टर होते हैं उनमें आते हैं। क्या 12 का जा रहा है, 12 × 36, 12 × 4 = 48 हो सकता है हाईएस्ट। 6 का भी हो सकता है, 18 का, 18 × 2 = 36, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है। 24 का, इसमें नहीं जा रहा है। तो यानी 6 और 12 का जा रहा है, 6 और 12 का जा रहा है, लेकिन इनमें बड़ा कौन है, अपने को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तो इनमें बड़ा 12 है, तो 12 का आंसर निकल जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा यहाँ। 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48, इसमें 3 बार गया, इसमें 4 बार गया, तो हाईएस्ट 12 है। इसी प्रकार से लेस है या LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्त है। HCF में छोटी संख्या आप जा रहे थे, यहाँ बड़ी संख्या आप जाएंगे, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। अब देखेंगे ये बड़ी संख्या, ये क्या इसका भाग इसमें जाता है, नहीं जाता है, तो इसके फिर मल्टीपल में जाएंगे। तो 8 का मल्टीपल अगला क्या होता है, 16।
क्या 16 में 6 का भाग जाता है बेटा? नहीं जाता है। 8 का जा रहा है तो अगला जाएंगे 24 लेंगे। 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अब देंगे 6 का भाग 24, 8 तिया 24, 6 चौके 24। तो यानी यहाँ आप दोनों का भाग जाने लग गया, तो यही अपना एलसीएम हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या, यानी अब इन दोनों में से ये छोटी छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग चला जाएगा, और अगली संख्या आएगा कोई इक्वल तो वो बड़ी हो जाएगी, इससे छोटी सबसे छोटी यही हो जाएगी। यदि एक बस 3 घंटे में 150 किमी चलती है, 3 घंटे में 150 किमी चलती है, तो उसकी औसत चाल कितनी है? औसत चाल यानी एवरेज स्पीड 3 घंटे में 150 गई, तो अपन तीनों घंटे का एवरेज निकालें तो 1 घंटे में कितने गए? तो 1 घंटे में कितने गए बेटा? अपन 50 किलोमीटर घंटा, यानी जो दिया है उसमें उसका भाग दे दो। 3 घंटे का 3 का इसमें भाग देंगे तो 50 आ जाएगा। हाँ, अब आपने आ जाता है हिंदी का, जो बेस हिंदी का है वो अपन ला लिए हैं। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। वे हमें ऑक्सीजन, फल, फूल और लकड़ी देते हैं। पेड़ वातावरण को स्वच्छ रखने में भी सहायता करते हैं, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने का प्रयास करना चाहिए। पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं? क्यों उपयोगी हैं बेटा? वे अनेक उपयोगी वस्तुएं देते हैं। वे केवल छाया देते हैं, वे केवल लकड़ी देते हैं, वे केवल फूल देते हैं। केवल की बात होगी नहीं, वे अनेक उपयोगी वस्तुएं देते हैं। ये ऑप्शन ए इसमें बैठ हो जाएगा। पेड़ हमें कौन सी गैस देते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ वातावरण को कैसा रखने में सहायता करते हैं? स्वच्छ, गंदा, शुष्क, गर्म। तो पेड़ जो है वो वातावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं। हमें अधिक से अधिक क्या लगाना चाहिए? हमें अधिक से अधिक पेड़, प्लास्टिक, कचरा या पत्थर, तो पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों की हमें क्या करनी चाहिए? देखभाल, कटाई, उपेक्षा, बर्बादी। तो इसमें पेड़ों की हमें देखभाल करनी चाहिए। अनुच्छेद 2 गद्यांश 2। समय बहुत मूल्यवान है। जो विद्यार्थी समय का सही उपयोग करता है वह अपने कार्य समय पर पूरा कर सकता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल और आराम के लिए भी उचित समय देना चाहिए। समय को व्यर्थ गंवाने से काम अधूरा रह सकता है और सफलता प्राप्त करना कठिन हो सकता है। जिसने समय की वैल्यू नहीं की, समय की कदर नहीं की, समय उसको ऐसा खदेड़ देगा कि वो पछताता ही रह जाएगा। फिर समय एक बार निकल गया, वो समय वापस नहीं आने वाला है। तो आप समय के साथ चलिए, अकॉर्डिंग टू टाइम। बिल्कुल जो समय पे, जिस समय पे आपको जो काम करना है, जो आपका काम है, वो उसको कंप्लीट करिए और उसका फीडबैक अवश्य लिए हमने क्या काम किया है कि नहीं किया है। समय कैसा है? बहुत मूल्यवान, बहुत सस्ता, अनावश्यक या बेकार। तो समय बहुत मूल्यवान है ना, बहुत कीमती है। समय का सही उपयोग करने वाला विद्यार्थी क्या कर सकता है? कार्य समय पर पूरा कर सकता है, कार्य छोड़ सकता है, केवल खेल सकता है, केवल आराम कर सकता है। तो वो है कार्य समय पर कर देगा। पढ़ाई के साथ किसके लिए समय देना चाहिए? खेल और आराम। केवल खेल, केवल आराम, केवल यात्रा नहीं, खेल और आराम दोनों सामंजस्य बिठाते हुए चलना है। समय व्यर्थ गंवाने से क्या हो सकता है? काम अधूरा रह सकता है, काम जल्दी पूरा होगा, सफलता निश्चित होगी, पढ़ाई बढ़ेगी। भाई यहाँ पूछा है समय व्यर्थ गंवाने, आपने बेकार का समय गंवा दिया तो आप काम अधूरा ही रहेगा, बाकी ये तो काम होंगे नहीं। गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? समय का सदुपयोग करना, समय को नष्ट करना, केवल खेलना, आराम ही करना। तो समय का जो इस गद्यांश का जो संदेश है वो है समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगला कुछ विषय है स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य की आधारशिला है। हमें अपने घर, विद्यालय, आसपास के स्थानों का को साफ रखना चाहिए। कूड़ा कचरा हमेशा उचित स्थान पर डालना चाहिए। भोजन से पहले और शौचालय के बाद, शौच जाने के बाद हाथ धोने की आदत स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। अब प्रश्न कर रहा है यानी अच्छे स्वास्थ्य की आधारशिला क्या है बेटा? स्वच्छता, आलस्य, गंदगी, शोर। तो स्वास्थ्य, स्वच्छता जो है वो अच्छे स्वास्थ्य की आधारशिला है। आप स्वच्छ रहेंगे तो आपका लाइफ भी स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा। हमें किन स्थानों को साफ रखना चाहिए? घर, विद्यालय और आसपास। केवल घर, केवल विद्यालय, केवल बाजार नहीं, ये है पॉजिटिव पॉइंट। घर, विद्यालय और आसपास।
कूड़ा कचरा कहाँ डालना चाहिए? उचित स्थान पर, सड़क पर, नदी में, मैदान में। तो उचित स्थान पर, जहाँ इसका डस्टबिन हो या कचरे का ढेर हो वहाँ। हाथ कब धोना लाभदायक है? हाथ कब धोना लाभदायक है? भोजन से पहले और शौचालय के बाद हैं? भोजन से पहले, शौचालय के बाद, या केवल धोने से पहले, या केवल खेलने के बाद, केवल सुबह? तो भोजन से पहले और शौचालय के बाद। स्वच्छता किसके लिए लाभदायक है? स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए, केवल खेल के लिए? तो ये तो केवल वाला तो होगा नहीं, आप इसमें यही लेंगे। अगला है अंतिम पैसेज। पुस्तकें ज्ञान का महत्वपूर्ण साधन है। पुस्तकों से ही ज्ञान मिलता है। अच्छी पुस्तकें पढ़ने से हमारी जानकारी बढ़ती है और भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। पुस्तकालय में अनेक विषयों की पुस्तकें उपलब्ध रहती हैं। विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पुस्तकें पढ़कर उनसे मिलने वाली अच्छी बातों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अब पुस्तकें किसका महत्वपूर्ण साधन है? ज्ञान का है। खेल, व्यापार, यात्रा, इसका तो मुख्य जो है वो ज्ञान का है। अच्छी पुस्तकें पढ़ने से क्या बढ़ता है? जानकारी, आलस्य, शोर, गंदगी, तो जानकारी बढ़ती है। पुस्तकालय में कैसी पुस्तकें मिलती हैं? अनेक विषयों की, केवल कहानी, केवल गणित की, केवल कविता की, तो इसमें अनेक विषयों की पुस्तकालय मिलती हैं। विद्यार्थियों को पुस्तकें किसके अनुसार पढ़नी चाहिए? अपनी रुचि के अनुसार, दूसरों के दबाव में, बिना समझे, केवल परीक्षा के दिन। तो अपनी रुचि के अनुसार पढ़नी चाहिए वहाँ जाकर। अच्छी बातों को कहाँ अपनाना चाहिए? अपने जीवन में, केवल पुस्तक में, केवल विद्यालय में, कहीं नहीं। तो अच्छी बातों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आज 80% का ये जो आपका मॉडल पेपर 2 था, इसको बेहद शानदार ढंग से करवाया है। आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म A to Z स्टडी अड्डा पर विजिट अवश्य करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद।